शनिवार को मैं शो कर रहा था और बारिश बहुत तेज थी। शो बस स्टार्ट ही किया था और मुश्किल से शायद 10 या 7 या 8 मिनट रहे होंगे और बारिश बहुत तेज हुई। इधर जब मैं शो कर रहा था, यहां से कुछ 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे राजेंद्र नगर है। 1.5 किलोमीटर में, मुश्किल से 2 किलोमीटर। उस राजेंद्र नगर में एक बेसमेंट में, और वो भी जहां पे वो लोग कोचिंग लेते हैं जो लोग भारत के सपने कैसे बुने हैं और उनको कैसे बुनना है, उसका कैसा तौर तरीका है, उस पर उसकी वो ट्रेनिंग लेते हैं, मतलब उसकी वो पढ़ाई करते हैं, यूपीएससी की तैयारी। उसमें से 3 लोग अपनी जिंदगी गंवा बैठे और ये मामला यूं है कि दिल्ली, जिसकी कैपिटल, जिसे कहते हैं दिल, देश का दिल, उसके 1.5 किलोमीटर दूर, जहां कनॉट प्लेस में है, उसे 1.5-2 किलोमीटर की दूर के फासले पे बेसमेंट में पानी चला गया और 3 लोगों ने अपनी जान, जो बहुत होनहार, जिनको भविष्य का सपना जिनको बुनना था, वो अपनी जान खो बैठे। आज का मुद्दा उस पर है। कहीं होर्डिंग गिरती है मुंबई में, मुंबई में भी वो होर्डिंग लगी तो कैसे होर्डिंग, 16 लोग जान गंवा बैठते हैं। यहां पर बेसमेंट में पानी घुस जाता है, समय पे पहुंच नहीं पाते लोग और रेस्क्यू वाले, और वो जान गंवा बैठे। इसी पे बातचीत करेंगे कि आखिर कौन जिम्मेदार है, कौन किस तरह से होना चाहिए। लेकिन सच तो ये है, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझसे लोगों ने पूछा, जब आप बात करते हैं इस तरह के हादसों के बारे में, तो क्या दिमाग में क्या पिक्चर आती है? एक पिक्चर बहुत महत्वपूर्ण आती है कि साहब मेरा काम बना दीजिए, आप अधिकारी हैं, मेरा काम कर दीजिए। बोले काम तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो नियम आचरण के विरुद्ध है। अधिकारी कहता है देखिए साहब, कुछ तरह से अगर बन पाए तो बना दीजिए, जब बन सकता हो तो बना दीजिए, या कोई सूरत हाल बनती हो तो बना दीजिए। तो वो एक ही तरीका है, हम सारे लोग परिचित हैं कैसे बनती है वो सूरत हाल, और वो बन जाता है काम। और उसके बाद ये सारे तमाम तरह के ये जो हादसे आप देखते हैं, ये हादसे तमाम नजर आते हैं। आज हम बातचीत करेंगे इस पर। हमारे साथ जो मेहमान, हमारे साथ जो इस बहस में हिस्सा लेंगे, उनका नाम मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। पवन शर्मा जी, सरकार है आपकी आम आदमी पार्टी की। अजय सहरावत साहब, बीजेपी के, दिल्ली पे बहुत कुछ कब्जा इनका भी है। विक्रम लोहिया जी, कांग्रेस के, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इन्होंने बहुत लंबे समय तक दिल्ली चलाई है, जानते हैं। मनीष गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक है, अपने विचार रखना जानते हैं। के शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नीति शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुधीर चौहान जी, चीफ टाउन प्लानर हैं फरीदाबाद से। टाउन प्लानर यानी उसके पास रेखा जोखा, पूरा रफ स्केच होता है पूरे शहर का कि कैसे कहां कौन सी गड़बड़ी होती है। आपका हुक्म हो तो बहस की, बातचीत की रूपरेखा जो है, जो हमने खींची, उस पर शुरू करें। अगर कोई बोलना चाह रहा पहले तो मुझे हाथ उठाए, बताए जी। कहां से आना हुआ? गुरुग्राम से आ रहा हूं, मेरा नाम पुरुषोत्तम मिश्रा है। हाँ जी, कहां से आ रहे हैं? सर गुरुग्राम से। हाँ जी। सर जो ये कब परसों हादसा हुआ है दिल्ली में, हाँ जी। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार सर भ्रष्टाचार अधिकारी और जो बिल्डिंग के मालिक है वो है सर। इसमें सरकार, आप कह दो सरकार जिम्मेदार, सरकार तो बहुत बाद में है। हाँ। उससे पहले अधिकारी, और जो आप जो एनओसी देते हैं सर, हाँ, तो किसी चीज, चाहे आप फायर के ले लो, हाँ। चाहे किसी एमसी एनओसी ले लो, ये सब हाँ। पूरा भ्रष्टाचार है सर। सिर्फ दिल्ली के नहीं कहता, हर जगह भ्रष्टाचार है जी, भ्रष्टाचार है। हमारे साथ जहां पे तमाम सारे, मैं आ गया, बिल्कुल आऊंगा मैम, ऑफकोर्स मैं रेजिडेंट, हाँ बिल्कुल, आप आई होंगी, बोलने के लिए आएंगे। आप थोड़ा सा तशरीफ इधर ले आए, इधर आ जाए भैया, जगह दो इनको। और हमारे साथ हमारे सहयोग जावेद मंसूरी साहब जुड़ रहे हैं। जहां पर यह हादसा हुआ वहां पे तमाम छात्र जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनके पास भी जाना चाहूंगा। और जावेद, मोटे तौर पर जो छात्र हैं जो वहां पे पढ़ाई के लिए आते हैं, यूपीएससी की तैयारी करें, उनका क्या कहना है और उनकी मांगे क्या है, पहले वो जानना बहुत जरूरी है। जी जावेद मंसूरी। देखिए, सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से हज़ारों की तादाद में जो छात्र हैं वो यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर में जुटे हुए हैं। इनकी अपनी मांगें लगातार बनी हुई हैं और प्रोटेस्ट चल रहा है। देखिए, कुछ और छात्र हैं, सीधे बात करते हैं और इन्हीं से समझते हैं क्या क्या मांग कर रहे हैं आप।
सर एक्चुअली हम मेन तो ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहे हैं कि कितनी कैजुअलिटी जो है ये पहला, दूसरा कि अकाउंटेबिलिटी जो स्टेक होल्डर इसमें है, एमसीडी है, कोचिंग स्टाफ है, पुलिस स्टाफ है, जो यहाँ पे चल रहा था वो किया जाए। तीसरा हम की जो कंपेंसेशन है वो डिमांड कर रहे हैं इससे इंस्टीट्यूट वालों से भी और गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि 10 लाख वो अभी तक अनाउंस किया, जो कि बहुत कम है। ठीक है। चौथा, हमारा जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लैंड ओनर्स की वजह से, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। और जो कोचिंग का फीस स्ट्रक्चर है उसको डिमांड करने की ये हमने ऑर्गेनाइज तरीके से एक कमेटी बनाई है, उसके वाया हम डिमांड करेंगे। और उपराज्यपाल भी आए थे, आपका डेलीगेशन भी मिला था, तो कुछ उन्होंने आश्वासन दिया इस दिशा में कुछ आगे बढ़ने की? सर आश्वासन तो सब देते, करता कोई कुछ नहीं है सर। कंपेंसेशन की बात नहीं हो रही है। हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी किसके हाथ में है सर? हमें एक रूम के लिए 10-10, 15-15 हज़ार ब्रोकरेज देना पड़ता है। लैंड ओनर्स की बात अलग, हर चीज़ अलग। और हम बेसमेंट में लाइब्रेरीज है, रूम्स है, रोज पुलिस की पेट्रोलिंग होती है, उनको वो नहीं दिखता सर। बेसमेंट में यही लाइब्रेरी थी जिसकी वजह से हादसा भी हुआ। आप बताइए क्या सर? ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे 99% लाइब्रेरीज बेसमेंट में ही चलती है। कहीं कोचिंग भी बेसमेंट में ही चलती है। लास्ट ईयर भी ऐसे पानी आया था। इनको पहले भी बहुत लोगों स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट भी किया था। इसके जानते हुए भी ये लोग यहीं पे क्लास करते हैं, यहीं पे लाइब्रेरी। प्रदर्शन आपका चलने वाला है क्योंकि जब तक ये लोग नंबर ऑफ कैजुअलिटीज विद एफआईआर कॉपी ये एमसीडी को ले आके सारी लाइब्रेरीज को जब तक सील नहीं करवाएंगे, तब तक बहुत बहुत शुक्रिया जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उसी राजेंद्र नगर से जो मैंने कहा कि यहाँ से महज 1.5 से 2 किलोमीटर के दूरी के फासले पे है, वहाँ की रेजिडेंट भी हमारे सामने आ गई हैं। और क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शिल्पा शर्मा है। जी शिल्पा जी, आप वहीं रहती हैं? 40+ years से मैं राजेंद्र नगर में born and brought up there, married there. I've seen the scenarios changing. मेरे आंखों के सामने ही बिल्कुल सन्नाटा होता था राजेंद्र में 20-25 साल। जब से कोचिंग सेंटर्स आए हैं, रेजिडेंट्स आर फेसिंग सो मच ऑफ प्रॉब्लम. This is such a massive tragedy. My child doesn't want to live in the same society because there is no space on the road to walk. Every second gully you will go there and you will find a basement there. You will find a library there. There are 50-60 people hoarding in the library because people want to mint money. It's all about the greed. And second thing I want to highlight here very, very thoroughly, MCD, were they sleeping when this all was happening? There are rates they take from people. 1.5 लाख में एक छत पड़ेगी, 2.5 लाख में आपका एक और फ्लोर डलेगा। और ये मैं मुंह पे बोल सकती हूँ क्योंकि I have seen that happen. मैं सोच रहा था कि कोई आदमी आएगा तो बोलेगा, और इस शो में मैं आपका स्वागत करता हूं। बोले कि रेट फिक्स है, अब जिंदगी का रेट फिक्स किया जा रहा है कि कंपनसेशन मिलना चाहिए और कितना मिलना चाहिए। बोला 1 लाख 1.5 लाख रुपए डालिए तो लिंटर मिलेगा। मेरा बच्चा इंडिया में नहीं रहना चाहता बिकॉज उसको यहाँ पे हाइजीन नहीं मिल रहा। शी इज फ्रॉम DPS इंटरनेशनल। जी मैं उस पर बात करूंगा, मैं बिल्कुल मैं उस पर बात करूंगा, मैं बिल्कुल उससे बात करूंगा कि वो नहीं रहना चाहता। अजय मैं आपकी बात से इंकार, क्योंकि आप इस देश की जितनी नागरिक आप हैं उतने मैं हूं, और आपका अपना स्वतंत्र विचार है, मैं उस पर जरूर उस पर बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं टाउन प्लानर, मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा क्योंकि रेजिडेंट ने बोला, स्टूडेंट्स वहां बैठे हैं उन्होंने बोला। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, सिर्फ 2 कदम बस आगे, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस तरह के हादसे जन्म कहां से? उन्होंने तो बता दिया, एक बोला ग्रीड है, लालच है, एमसीडी, पुलिस, तमाम सारे लोगों को उन्होंने इंगित कर दिया। रेजिडेंट का भी ऑफ कोर्स रेजिडेंट का लालच इतना बड़ा है कि वो अब देते हैं किराए पे और अपना बेसमेंट देते हैं। बेसमेंट में कुछ और होता है लेकिन होने लाइब्रेरी बन जाती। तो ग्रीड सबसे मेन अहम चीज है। जी जो मैडम ने कहा वो सारी बातें तो सही है ही हैं। इसके अलावा इसमें कोई एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, सभी एक दूसरे के साथ में मिले जुले हैं। जो सबसे पहला है हमारी विजिलेंस की वाली बात है और ऑडिट वाली बात है कि वहाँ पे कौन सी बिल्डिंग है, किस यूज़ में आ रही हैं, उसकी ऑडिट होनी चाहिए। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे जो गांधीनगर आपने जो जगह राजेंद्र नगर बताया, वहाँ पे वो बहुत ओल्ड सोसाइटी है, आज से 50 साल पहले वो बनाई गई थी। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे वो कह नहीं पहले खाली होता था, कोई होता ही नहीं था, तो उस लायक ही नहीं है कि वहाँ पे उतना ज्यादा है। और अब वो समय आ गया जब रेजिडेंट कह रहा है वहां का रहने वाला कि हमको दिक्कत हो रही है, तो लिहाजा अब समय यह है कि कहीं ना कहीं कोचिंग क्लासेस के लिए जगह मार्क होनी चाहिए कि यहीं पे सारी कोचिंग्स होंगी। एक्चुअली में जो आप कह रहे हैं उतना ज़्यादा सेग्रीगेशन हमारे भारत में भी पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ पे रूल्स हैं, बाय लॉज हैं, उनके हिसाब से भी अगर हम काम कर लें
तो भी हम सफल हो सकते हैं अपने काम में और ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। अगर वहाँ पे रेजिडेंट कह रहा है कि हम बिल्कुल तैयार नहीं, हमें दिक्कत हो रही, हमारे बच्चे ने यहाँ पे रुकना नहीं चाहते हिंदुस्तान में, तो हम कैसे कहें कि नहीं आपको रहना भी पड़ेगा, कोचिंग भी वहीं होगी? अकेले वहाँ के रेजिडेंट्स नहीं है, ये एक पार्ट है वहाँ का। ये लालची नहीं है, बाकी लालची हैं। नहीं, जो इंडिया में भी रहना नहीं चाहते, अब आप देखिए ना, उनको इंडिया में भी नहीं मैं इंडिया वाला प्रश्न मैंने छोड़ दिया था, इसीलिए इंडिया वाला प्रश्न मैंने छोड़ दिया था, इसलिए क्योंकि मैं उसको बाद में तय करूंगा। लेकिन मैं ये पहले जानना चाहता हूं कि क्या ये लीगलाइज है? मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि बेसमेंट में चीज़ों को कन्वेंशन से चलाना लीगलाइज है, लेकिन उसके लिए जो रूल रेगुलेशंस होते हैं उनकी वहाँ चेकिंग नहीं हुई है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोचिंग में ये जो हादसा हुआ, ये इसलिए हादसा होगा क्योंकि वहाँ पे एडिक्यूट जो इसकी एग्जिट होनी चाहिए थी वो नहीं थी। नहीं साहब, वहां पे बनना था स्टोर रूम और बन गया वहां पे लाइब्रेरी, तो ये है। तो ये किसका हुआ? मैंने आपसे वही कहा ना, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया विजिलेंस का है कि वहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर किस काम के लिए आ रहा है। उसकी जो हमारे वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है, दे शुड चेक की जो स्ट्रक्चर्स है जिसके राइट साहब, मैं आपको आसन देना चाहूंगा। इसका कोई इलाज नहीं कि अगर आपके दिमाग में, आपका घर राजेंद्र नगर में है, आपको किराया अगर 1 लाख रुपया मिलने लगे तो आप सोचेंगे कि मेरी बेसमेंट में वही खुले जो वो बनाना चाह रहा है, 1 के 1.25 लाख हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये स्थितियां हैं, तो ऐसे में मैं दोषी किसको ठहराऊं, ये बड़ा मुश्किल है जी। देखिए, इसमें सबसे बड़ी फेल्योर है वो गवर्नमेंट की है, और गवर्नमेंट की फेल्योर है। पहले आदमी मिले जो कहते हैं गवर्नमेंट की फेल्योर है जी। दूसरी बात है गवर्नमेंट की एम्प्लॉय इसलिए फेल्योर है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट में लोग वैसे काबिल नहीं है, गवर्नमेंट में एक से काबिल लोग हैं जी, काम करने की नीयत नहीं है जी, काम करने की नीयत नहीं है, रेगुलर ऑडिट्स नहीं है, जिसके उसके बाद है दूसरी जो पैसे वैसे वाली बात होती है वो तो बात की बात। गवर्नमेंट से मतलब है आपका कि एमसीडी जो नोडल एजेंसी है? डेफिनेटली लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जी। लोकल गवर्नमेंट के अंडर में आती है वो जी। नाउ द डिबेट इज ओपन। नल डिबेट मैं ओपन करता हूं। सबसे पहले मैं 1 मिनट पहले आम आदमी पार्टी जी, आम आदमी पार्टी को, मैं सरकार है यहाँ पे और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या इंतजाम और किस तरह का ये हादसा। देखिए, आज शब्द नहीं है मेरे पास। हमने अपने 3 होनहार बच्चों को खो दिया जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और एमसीडी का भी एक लिखित नियम है कि आप कोई भी ऐसा, एक बच्चे ने तो आपको भी कंप्लेंट भेजी थी 26 तारीख को। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, ये बहुत बड़ा मसला है। जब सरकार का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं तो आपको बेसमेंट में आप स्टोरेज के इस्तेमाल कर सकते हैं या पार्किंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कॉमर्शियल एक्टिविटी कर ही नहीं सकते। ये बड़े बड़े कोचिंग संस्थान महंगी महंगी फीस ले रहे हैं बच्चों से और बच्चों की इस सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और देखिए, जब अधिकारियों की बात आती है, उन अधिकारियों से हमारी मांग है कि जो अधिकारी उन शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर इस तरह की हरकत को अंजाम दे रहे हैं, इन संस्थानों को चलने दे रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आज हमको इतनी पीड़ा है, लेकिन आज देखिए, उन अधिकारियों पर कार्रवाई होने से जब दिल्ली सरकार ने आदेश किया उनकी जांच होनी चाहिए, जेईई को सस्पेंड किया और यह आदेश दिया कि दिल्ली में इस तरह का कोई दोबारा इंतजाम ऐसा कर दें कि दोबारा ऐसा कोई हादसा ना हो। लेकिन बचाने पर लगे हुए हैं। समस्या इस बात की है कि जब अधिकारियों पे हम आदेश की जब कोई आदेश लिखित आदेश देते हैं कि ऐसे सारे अधिकारियों पर कार्रवाई हो, कुछ ऐसा लोग हैं जो उनको बचाने में लग जाते हैं। हमने लगातार ठीक आराम तारीख को 26 तारीख को उन्होंने बच्चों ने जो है कंप्लेंट किया एमसीडी को, फिर भी इनकी एमसीडी जागी नहीं है। ये इससे पहले कहते थे कि हमें एमसीडी दे दो। आज सिर्फ राजेंद्र प्लेस की बात नहीं है सर, नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, वजीराबाद, जो है बालकराम, तिमारपुर, हर जगह पानी भर रहा है। मैं शनिवार को यहाँ से निकला हूँ और यहाँ से निकलते ही आरके आश्रम मार्ग पर इतना पानी भरा हुआ है, नाली साफ नहीं हो रही है साहब, नाली जाम पड़ी है, सीवर जाम पड़ा है और ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ इनका है। ये सिर्फ दिल्ली के नाम पर राजनीति करते हैं, इन्होंने दिल्ली को कुछ नहीं दिया। ठीक, देखिए, बात राजनीति नहीं है। हमारे 3 बच्चे हमने खोए हैं, ये राजनीतिक विषय नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, जिन अधिकारियों ने उस संस्थान को चलने दिया, इतनी बड़ी लापरवाही की, उनको फांसी की सजा क्यों नहीं होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों बचाया जा रहा है उनको? दे रहा हूं जी। देखिए, पहली बात तो ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर पूरी तरह से फेल कर गए एज ए सोसाइटी। रुके भाई, इस पूरे कुतुब मीनार, देखिए, इस पूरे मसले में मुझे लगता है एज ए सोसाइटी भी हम सब फेल कर गए। चाहे वो बिल्डिंग बनाने वाला हो, चाहे उसको चलाने वाला एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे उसको किराए पर देने वाला मकान मालिक हो, चाहे उसको लाइब्रेरी बनाने देने वाला उनका मालिक हो, डायरेक्टर हो। जब आपको पता है कि भैया बेसमेंट है,
पानी का इशू है, बारिश के दिन चल रहे हैं। कॉमन सेंस कह रहा है कि रोज आपके वहाँ पानी भर रहा है, आप बिल्डिंग चलाने दे रहे हो ना, वहाँ का पानी निकलवा रहे हो। लोकल बॉडी आपके पास है, मेयर आपका है, सरकार आपका है, और कहते थे हम दिल्ली को लंदन बना देंगे। अगर दिल्ली का लंदन की कोई सस्ती कॉपी दुनिया में कहीं मौजूद है ना लंदन की, तो वो दिल्ली में है। अगर बिस्लेरी को बिल्सेरी बिकती है ना, ऐसे ही लंदन का मॉडल दिल्ली बेच के बेचा गया है कि ये लंदन है। आज ये लंदन है कि जिसमें आईएएस एस्पायरेंट डूब जा रहे हैं। ये आपका लंदन मॉडल है। 10 साल से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। हमारा दिल्ली का बजट बताता हूं, 78,000 करोड़ रुपए। कहां जाता है किसी को नहीं पता। दिल्ली का जल मंत्री कहां जाता है किसी को नहीं पता। मेयर क्या कर रही है किसी को नहीं पता। विधानसभा सत्र लगेगा नहीं, विपक्ष को बात रखने देंगे नहीं, और जब अपने पर आ जाएगी अधिकारियों को आगे करके उनकी पीठ पीछे कायरों की तरह चुप जाएंगे। मैं बिल्कुल आप ही को दूंगा। पूरे देश का स्टूडेंट यहां आता है, केरल से लेके महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमाम सारे जगह के बच्चे यूपीएससी की तैयारी करने, तमाम एग्जाम्स की तैयारी करने यहां आते हैं। कभी हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया और बड़े स्पष्ट रूप से कहा उन्होंने कोचिंग के बारे में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यही इसी दिल्ली में हादसा हुआ, आग लगी बिल्डिंग में। वो नगर था, वो जगह थी मुखर्जी नगर, और किस तरह से हम लोगों ने देखा कि वो बच्चे कूदते हुए नजर आए। तो किन कंडीशंस में बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, ये तो तय होना चाहिए, बिल्कुल तय होना चाहिए। कांग्रेस को मैं देता हूं उसके बाद। जी देखिए भाई साहब, मैं आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट 2-3 बातें कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से दिल्ली की बात तो कर रहे हैं हम लोग, ये हालत पूरे देश के हो चुके हैं। आज कोई सुरक्षित नहीं है। हम लोग वोट देते हैं, सरकार चुनते हैं सुरक्षा के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, लेकिन हालत बद से बदतर होती जा रही है। आज किसी का भी ध्यान नहीं, जब हादसा हो जाता है उसके बाद सब संज्ञान लेते हैं, उससे पहले कोई संज्ञान नहीं लेता। हिमाचल में आप ध्यान रखिए। देखिए मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, आप मेरे को डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं हिमाचल भी। अरे जवाब देता हूं, आप ही को जवाब, रुकिए बीच में बोलिए। देखिए बड़ी अच्छी करी आपने बात, लेकिन पुल तो गिर रहे हैं बिहार और गुजरात। होर्डिंग तो गिर रहा महाराष्ट्र में भी। मैंने नाम लिया ना, मैंने नाम लिया ना होर्डिंग का। आपको तो ध्यान भी नहीं। हिमाचल का नाम ले दिया आपने, दिल्ली की बात नहीं की। शहरी विकास मंत्री देश का किसकी जिम्मेदारी है? आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात को सुनिए और समझिए। दिल्ली के उपराज्यपाल साहब की भी जिम्मेदारी है, और जो वहाँ स्थानीय विधायक है उसकी भी जिम्मेदारी है, और जो वहाँ सांसद है उसकी भी जिम्मेदारी है, और जो सांसद है उसकी भी जिम्मेदारी है, और ये निगम पार्षद की भी जिम्मेदारी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पल्ला झाड़ नहीं सकते, बच नहीं सकते, सबका न्याय होगा। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने शीला दीक्षित जी के देहांत पे कहा था, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा था कि शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में बहुत विकास किया, बहुत काम किया। सुझाव हो तो दीजिए, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। मुझे बताइए, आज तो बातचीत इधर होनी चाहिए कि हु इज रिस्पॉन्सिबल। ये मत बताइए मुझे कि ये है वो है फलाना। मैंने तो बात ही शुरू करी थी वहां से। मैंने सबसे पहला सेंटेंस यहां से बोलने से पहले मैंने महाराष्ट्र का होर्डिंग की बात कही थी कि गिर गई होर्डिंग, और सबको पता है कि महाराष्ट्र मुंबई में लगी है। हवा का प्रेशर, हवा का समुद्री हवाओं का जोर कितना है सबको पता है, क्या हाइट है, क्या कंडीशन सबको पता है, लेकिन लगी कैसे, एनओसी आई कैसे, ये सवाल है ना। एनओसी आई कैसे? मैं आ रहा हूं जी। ये जो 3 बच्चों का देहांत हुआ है, और उससे पहले भी एक बच्चा करंट से मरा है पवन जी, आपको पता होना चाहिए, और वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। ये पानी के सैलाब में बच्चे नहीं डूबे हैं, ये भ्रष्टाचार के सैलाब में देश का भविष्य डूब रहा है। और इस सैलाब का कारण है जो अफसर बनने के लिए बच्चे वहां पे पढ़ाई कर रहे थे, और वो जो अफसर बने हुए जिन्होंने एनओसी दी उस बिल्डिंग को, वो अफसरवादी जो अफसरपन का करते हैं, भ्रष्टाचार को अफसर के रूप में इस्तेमाल करके जिस प्रकार से देश के लोकतंत्र को तार-तार करने का प्रयास सारी की सारी पार्टियां करती हैं, ये उसकी तरफ एक समाज का वो आईना है जहां पे हम सबको जागने की आवश्यकता है। उन बच्चों की आत्मा को शांति मिलने से पहले उन सभी आत्माएं जो तड़प रही हैं और भ्रष्टाचार की आग में जलते हुए देश को जला रही हैं, उनकी आत्माएं पहले शांत होनी चाहिए। दूसरी बात, दिल्ली सरकार जो है, राज्य सरकार, मैं ये पूछती हूँ केजरीवाल जी के पास 55 करोड़ रुपए कहां से आया शीश महल बनाने के लिए? ये सीवेज का नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार को साफ करने वाले आज दिल्ली की नालियां नहीं साफ कर पा रहे हैं। भ्रष्टाचार को साफ करने वाले आज दिल्ली के अंदर नकली दवाइयों की सप्लाई कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को जो सफाई करना चाहते थे, आज वो आपने बड़े आसानी से कह दिया दिल्ली का, आपने महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया। फिर
महाराष्ट्र भी है, कर्नाटक भी है, सब कुछ है, हाथरस भी आएगा। ये राजनीतिक जो दल हैं और ये जो अफसर हैं जो अपनी रोटियां सेकते हैं भ्रष्टाचार की आग में, उसका कीमत देश का राइट। मैं यही कह रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ, ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, भ्रष्टाचार की घुट्टी लेके पैदा हम भी होते हैं। कहने में बड़ी दिक्कत है, लेकिन सच यही है कि भाई साहब काम बनाओ मेरा। अब देखो कैसे भी बनता हो बना लो भाई साहब। भाई साहब भी थोड़ा तिरछे हो गए, आप भी थोड़ा तिरछे हो गए। भाई साहब ने कहा काम तो नहीं बन पाएगा, जितना भाई साहब तिरछे होंगे उतना ही वो चीज भारी होती जाएगी। आप मुझे बता रहे हो भ्रष्टाचार, इस देश में भ्रष्टाचार के बारे में किसी भी गली में किसी भी बच्चे को उठा लो, भ्रष्टाचार बता देगा भ्रष्टाचार क्या होता है। बहुत बहुत बड़ी ठीक बात है, आपने ठीक बात कही। ये बहुत सारी चीजें हम लोग पे रेगुलेट होती हैं। आपने ये नहीं कहा कि वो जो बेसमेंट में जिसने किराए पे दिया उसकी गलती नहीं है क्या? प्रॉब्लम सुनेंगे, पहले हम बड़ी वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। बड़ी प्रॉब्लम को बात करने दीजिए जी। देखिए, ये घटना इस देश को ये मैसेज है, इस देश की जनता को ये मैसेज है कि मुफ्त की रेवड़ी अगर मिलेंगी तो जो पैसा रिपेयर में खर्च होना था, जो नई पाइपलाइन में डलना था, जो नालियों के साफ होने में खर्च होना था, वो वहां चला गया। मैसेज जनता के लिए है, क्योंकि अफसर क्या करेगा? अरे अफसर के पास खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं है। मेरा कोई रिश्तेदार अफसर नहीं, किसी को नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आपका रिश्तेदार कोई अफसर, लेकिन अफसरों के पास पैसा तो होना चाहिए और नेताओं के पास माइंडसेट और डिसीजन मेकिंग हो। पैसे खर्च होने चाहिए पाइपलाइन में और पैसे खर्च होने फ्री बिजली देने में। दिल्ली के यूडी मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जो ये हैं, सौरभ भारद्वाज जी ने फरवरी के महीने मीटिंग बुलाई, एमसीडी की, डीडीए की, पीडब्ल्यूडी की, सारे डिपार्टमेंट की, जो डिसिल्टिंग दिल्ली में करते हैं। उन्होंने कहा कि आप हमको एक तो रिपोर्ट दीजिए कि आप दिल्ली में कहां डिसिल्टिंग कर रहे हैं। पहली मीटिंग में अधिकारी नहीं आए, उन्होंने एलजी साहब को लिखा कि जो अधिकारी नहीं आए उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, क्योंकि एक्शन लेने की पावर आपके पास है। उसके बाद दोबारा मीटिंग हुई जुलाई के महीने। सौरभ भारद्वाज जी पूछते रहे लगातार कि आपने जो 80% आपने दिया है स्टेटस की डिसिल्टिंग हो गई है। मीटिंग के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमने जारी किया है। मीटिंग के अंदर सौरभ भारद्वाज जी कहते रहे, मंत्री जी कहते रहे, 4 मंत्री, कि हम आपके साथ में साइड पे जाना चाहते हैं, कि लोकल लोग जो शिकायत कर रहे हैं वीडियो आपको हमने दिया है। अधिकारी जाने तक तैयार नहीं थे। उसके बाद मंत्री जी ने एमएचए को शिकायत करी, एलजी साहब को शिकायत करी कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लीजिए जो दिल्ली के लोगों से पैसे तो ले रहे हैं, सरकार पैसे दे रही है लेकिन जवाब नहीं दे रही कि डिसिल्टिंग कहां पे हुई है। ऐसे अधिकारियों को बचाया क्यों जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी क्यों बचा रही है? मैं आ रहा हूं लोहिया जी, मैं आ रहा हूं। 4 लाइनें क्या है की? काहे पे 4 लाइनें? बीजेपी के लिए बोलूंगा 4 लाइनें। 4 लाइनें बीजेपी पे बोलना? कविता लिखी है क्या? सब बोलने दीजिए, सब बोलने। ये कैसी देशभक्ति है भाजपा की? मणिपुर कविता लिख के मणिपुर यहाँ पे ले आ रहे हैं यार, गजब आदमी है, गजब आदमी। हम बात करना चाहते हैं कि इलाज हो, वो वहां पे आप मणिपुर ले जा रहे हो। मैं बात करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ना। मैं रुकिए, मणिपुर बैठिए पहले। तो वहां सारे लोग भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं, बैठिए यहाँ पे सारे लोग, बैठिए यहाँ पे। 4 लाइनों में 2 लाइनें ये भी लिखना, लिखो। मैं बता रहा हूँ, क्या नाम है तुम्हारा नाम क्या है? विनीत कुमार है? विनीत कुमार। 2 लाइन ये भी लिख के लाना कि हिमाचल के जो माल रोड पे जो घर बने हैं वो कैसे पास हो गए, वो कैसे पास हो गए जो पानी में बह गए। ये भी लिख के लाना। टोटल भ्रष्टाचार पे बात हो रही है ना, बात सिर्फ इस पे नहीं। चुपचाप रहो, मैं आया। चुपचाप रहो, रुको, खड़ा रहो। लो, अभी देख लीजिए लोहिया, मैं भगा दूंगा यहां से। 2 मिनट लगेगा, मैं भगा दूंगा यहां से। जो इशारा कर रहे हो यहाँ पे, चले जाओ, बैठो चुपचाप। अब आप सुन लीजिए भाई, सुन भी लो एक सेकंड। चुपचाप खड़े रहो। लोहिया, ये गलत है, नेतागिरी ना करना। नेतागिरी करना हो तो वहां जाना बाहर। तुम मुझे प्रतीक भैया कहते हो, मुझे तब से मालूम है जब तुमने पार्टी में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो चुपचाप बैठे रहना। अब दिल्ली की जल मंत्रियां आतिशी हैं, गायब हैं। चुपचाप खड़े रहो, कविता लिख के लाए यहाँ पे। आतिशी गायब हैं। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय हैं। पर मुझे तो जवाब आपसे चाहिए कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, वो मुझे जवाब दीजिए। मैं यही तो मुद्दा बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए। जब हम प्रदर्शन करते हैं और आपसे कहते हैं कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम 1978 का है, नया ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं लाते? जब इलेक्शन में जाते हो तो कहते हो
पीछे बीते 5 साल बढ़िया थे केजरीवाल, अब आएंगे दोबारा केजरीवाल। अगर आपसे ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनता, आपसे सीवरेज नहीं बनाई जाती, आप किस बात के पानी का प्रॉमिस करते हो? आपसे पानी नल में मांगा था, बच्चों के बेसमेंट में नहीं, आपसे पानी मांगा था। अब मुझे बताइए, बारिश का मौसम आएगा तो दिल्ली जल भराव से त्रस्त है, जब गर्मी आएगी तो दिल्ली के नल में पानी नहीं आएगा, ठंड आ जाएगी तो दिल्ली प्रदूषण से परेशान है। तो भैया किस बात का लंदन मॉडल है? आप किस बात के मुख्यमंत्री हो? मैं आपसे लूंगा, मैं लूंगा। आप धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। सवाल यह है कि अगर सिर्फ सॉल्यूशन ये है कि आम आदमी बीजेपी को कहे, बीजेपी आम आदमी को कहे, कांग्रेस दोनों को कहे, तो यह फिर सॉल्यूशन नहीं है, फिर यह सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। और एक बात मैं आपको और कह रहा हूं, ये इस प्रोग्राम की क्रेडिबिलिटी सिर्फ इसलिए है, प्रोग्राम की क्रेडिबिलिटी इसलिए है, विश्वसनीयता उसको कहते हैं हिंदी में, कि यहां पे कोई आदमी ले के नहीं आता और ना कोई किसी को इशारा करता है। चुपचाप खड़ा रहना। और अगर नहीं लोहिया, दिस इज द लास्ट वार्निंग आई एम गिविंग यू। जी अब आप बोलिए, अब आप बोलिए, अब आप बोलिए, अब आप बोलिए। देखिए सॉल्यूशन तो बहुत सारे होने बाकी हैं। देश की राजधानी की बात हो रही है, विश्वगुरु बनने की बात हो रही है, देश की बात हो रही है, दिल्ली की बात हो रही है, लेकिन सब पल्ला झाड़ रहे हैं, एक दूसरे पे ठीकरा मन रहे हैं। ये जिम्मेदारी है। तो आप बताइए ना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है ना? क्या? आप बुलाइए सर्वदलीय बैठक लीजिए ना। आप कोई आप सुनिए, आप सुनिए, एक मिनट चुपचाप रहिएगा। मैं आपने सवाल अच्छा पूछा, मैं आऊंगा। देखिए जिस प्रकार से परमिशनें दी जाती हैं, 3-4 परमिशनें होती हैं, एमसीडी देती है सेंटर से। आप जो है सेंटर से कोई परमिशन नहीं। अरे आप सुन लीजिए, शहरी आप बताओ, आज सेंटर से कौन सी परमिशन बताओ? चलो एमसीडी किसके अंडर में आता है? अरे दिल्ली सरकार सेंटर में आता है, गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। आप गलत बोल रहे हैं। एमसीडी कमिश्नर कौन नियुक्त करता है? बीच में रुको। बैठिए पहले, बैठिए भाई, बैठिए सारे लोग, बैठिए पहले, सारे लोग बैठिए, बैठिए। लोहिया लड़ाई नहीं, बैठो, बैठिए पहले, बैठिए, आराम से बैठिए। आपने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, बड़ी अच्छी बात कही, बुलाइए बैठक। पार्लियामेंट में आपको नहीं जाना, नीति आयोग में आपको नहीं जाना, बैठक कौन से बुलाइए? हमारे नेता पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं, हमारा नेता पूरे देश में चल रहा है। आज वहां पे बोला एक स्टूडेंट ने, राहुल गांधी जी आएंगे सोल्यूशन लेकर के आएंगे। मैंने नहीं बोला, वहां पे छात्र ने बोला कि राहुल गांधी जी को आना। वही जानना चाहता कौन सा सोल्यूशन है? सोल्यूशन आएगा जब पूरी गारंटी होगी कि किस प्रकार से यह सुविधा दी जाएंगी, सुविधाओं की गारंटी हो। नहीं, सुविधाएं तो हम देने को तैयार हैं, गारंटी वो हम ये जानना चाहते हैं विक्रम लोहिया कि राहुल जी जब आएंगे तो क्या गारंटी लेके आएंगे, यही जानना चाहते हैं। आएंगे, विकास की बात होगी, काम की बात होगी, ना कि विश्वगुरु बनने की झूठी बात होगी। अरे रुको यार, बीच में देखिए, जिस प्रकार से विकास की बात होगी, ना कि खाली कागजों की बात होगी। सिर्फ विकास की। रुको, गए कहां चले गए? कवि जी चले गए, बोले जब राहुल जी आएंगे। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास कोई सॉल्यूशन, आपके पास कोई एडवाइस, आपके पास कोई पॉइंट है जो बताइए मुझे। जी आइए। भैया जी, इनके कांग्रेस के घोषणा पत्र मुख्य बात क्या थी कि जाति जनगणना, खटाखट रुपए। अरे विकास की बात आपने, डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं की। कैसे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, इस पर कोई चर्चा ही नहीं थी। बात यह थी कि जाति की जनगणना कराएंगे। अगर आप जाति की बात करेंगे तो विकास की बात भूल जाएंगे। अफसरता की बात ध्यान रखेगा कि मैं जाति का हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा। एक बात, छोटी बात, 100 स्मार्ट सिटी बनाने के बाद तो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी, तो दिल्ली तो देश की पहली सिटी है। क्यों नहीं बनी 100 स्मार्ट सिटी में दिल्ली स्मार्ट सिटी? जी ठीक भाई, अच्छा पॉइंट है भाई। मेरे राजेंद्र नगर की बात कर रहे थे, कह रहे थे लोकल बॉडी का इश्यू है, खुद ही मान रहे हैं। लोकल बॉडी की मेयर आम आदमी पार्टी की है, यहाँ के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन तुकबंदी क्या है कि इनके साथ इंडिया अलायंस में भी हैं। तो गठबंधन वाले को गाली कैसे दें? उनको कुछ कह नहीं सकते, तो हर चीज के लिए मोदी जिम्मेदार है। अब नालों की डीसिल्टिंग भी मोदी करवाए,
एमसीडी भी मोदी चलाए, दिल्ली सरकार भी मोदी चलाए, फिर भैया अरविंद केजरीवाल चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? फिर आप विधायक क्यों बनना चाहते हो? फिर किस बात की वाहवाही, किस बात का बजट? आप एक बात बताओ, भाई साहब कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक, बुलाओ विधानसभा, क्यों नहीं बुलाते विधानसभा? विधानसभा का सत्र कैसे लगेगा? केजरीवाल तो जेल में बैठे हैं, उसके लिए तिहाड़ जाना पड़ेगा, वो अपना इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। एक मुख्यमंत्री जो अपने राजनीति के लिए इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, आप मान लीजिए उसे दिल्ली की चिंता ही नहीं है। देखिए, मैं भाजपा की तरह लाशों की राजनीति नहीं करूंगा। हमने अभी 3 अपने भाई बहन खोए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं युवा हूं, युवाओं की बात करूंगा। युवा हमेशा पीड़ित रहा है, चाहे पेपर लीक हो जाते हैं, चाहे जान चली जाती है, नौकरी नहीं मिलती। मैं पूछना चाहता हूं युवाओं की तरफ से, उन अधिकारियों पे जो लगातार कहते रहे बच्चे शिकायत करते रहे, उन अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया। मेयर लगातार कहते रहे, सौरभ भारद्वाज जी लगातार कहते रहे कि भाई उन अधिकारियों पे एक्शन लो, तो एलजी साहब उन अधिकारियों पे एक्शन लेने से बच क्यों रहे हैं? आज एमसीडी के कमिश्नर को सम्मान क्यों नहीं किया सकता? आराम, आप नहीं बोले, मुझे मालूम है। आराम से, इस तरह से नहीं। आप आइए, बैठिए, सारे लोग बैठिए, विक्रम बैठिए, वहाँ गर्मी नहीं लगती है, वहाँ आराम रहता है, वहाँ बैठिए जी। देखिए, सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी और उनके प्रवक्ता अगर इस तरह के गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देंगे तो मुझे लगता है फिर न्याय के लिए दिल्ली का आदमी कहां जाएगा? भैया, सरकार आपकी, मेयर आपका, विधायक आपका, बजट आपका, पैसा आपका, लूट आपकी, और उसके बाद जवाब देगा सेंटर, देगा केंद्र सरकार। ये तो गलत है भाई। चुपचाप खड़े रहना। तुमको ये इशारा कर रहे हो, तुम इसको कौन हल्ला मचा रहा? ये कौन इशारा कर रहा है? ये इनसे न्याय की मांग कर रहे हैं आप। ये दुखी हैं क्योंकि ये दुखी हैं, ये दुखी चेहरे हैं, ये वो चेहरे हैं जो एक के साथ एक के फ्री लेके आए हैं। ये वो चेहरे हैं। लोहिया गलत है ये, तुम हंस रहे हो, ये चीज गलत है, ये गलत है। लोहिया पीछे। भाई साहब, आप स्टैंड शो में आते हो, यहाँ पर डिबेट करने आते हो कि पब्लिक ले आकर के इशारे करते हो? एक मिनट नहीं, अभी मैंने उनको 2 बार देखा है वहाँ इशारा करते हुए। आप अपनी बात कहिए, मैं अकेला हूँ, मैं देखूंगा। आप डिसाइड नहीं करेंगे। मैं वही बात कह रहा हूँ। अभी पहले इन्होंने किसको भ्रष्टाचारी बोला? सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, उसके बाद नरेंद्र मोदी, उसके बाद शरद पवार। जितने भी नेता हैं, जितने भी लोग हैं, सब भ्रष्ट है। यही एक ईमानदार है हिंदुस्तान में, यही एक ईमानदार है। जब भी कोई जिम्मेदारी वाली बात आती है तो दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ देते हैं। तो तुम भैया जाओ ना, तुम्हारे बस की नहीं है तो क्यों यहाँ बात करके दिल्ली वालों का समय बर्बाद कर रहे हो, उनका विकास रोक रहे हो? ये तुम थोड़ी तय करोगे, ये जनता, ये तो जनता तय करेगी। हाँ, तो ठीक है, तुम्हारे पास अगर अंदाजा है जनता का, तब तो तुम बहुत ही बड़े आदमी हो। रुको, हाँ, ठीक, तुम खड़े रहो जी। देखिए इस प्रतीक भैया, यहाँ पे जो जिस तरह से लोग लाशों की राजनीति कर रहा है, बहुत गलत है। चाहे ट्रेन हादसा हो, चाहे वो साइन बोर्ड गिरने से जो हादसा हुआ है, जो ये हादसा, अरे बंद करो। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस वाले यहाँ पे सॉल्यूशन बार बार प्रतीक भैया पूछ रहे हैं कि जब ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है, ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनल एरिया बना हुआ है, लेकिन वो जाकर वहाँ शिफ्ट नहीं होते। जो जगह सरकारें ने वहाँ दी है, ये वो सरकार जहाँ पे पब्लिक लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स हैं जो वहां पे बात कर रहे थे, टाउन प्लानर कह रहे थे। पहली प्रॉब्लम यह है कि बच्चे आएंगे तो उनको हॉस्टल वहीं मिल जाता है, कोचिंग वहीं हो जाती है, मेट्रो वहीं हो जाता है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। राजेंद्र नगर का रेजिडेंट कहता है कि हम वहां के ओल्ड बाशिंदे हैं, वहां के रहने वाले हैं, हमारे ऊपर, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर है। सीए और वकीलों को बेसमेंट में दे दिया जाता है, लाइब्रेरी बेसमेंट में दिया जाता है। आपने देखा होगा हर जगह जो सीए होते हैं, जो प्रोफेसनल जो होते हैं, उनको बेसमेंट में अलाउ कर देते हैं कि कमर्शियल यूज कर सकते हैं रेसिडेंशियल एरिया में। ये लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इस पे जो कानूनी शक होना चाहिए, और ऐसे लोगों को सिर्फ रेसिडेंट को भी जेल भेजना चाहिए जो किराए पे दिया। सर, सौरभ भारद्वाज जी मीटिंग के लिए तड़प रहे हैं।
ये तब मीटिंग के लिए नहीं तड़पे थे जब केजरीवाल जी के शीश महल का इन्होंने बजट पास किया था। ये तब मीटिंग के लिए नहीं तड़प रहे थे जब शराब नीति में परिवर्तन नहीं। फिर लाशों पर राजनीति मत किए, फिर आप केजरीवाल को ले आते हैं, फिर बीजेपी क्यों ले आते हैं? राजनीति नहीं कर रही हूँ मैं, आपको आईना दिखा रही हूँ। अगर आप डर जाते हैं तो मेरा के पास पहुंच जाते हैं। ये देखिए, ये ऐसी नहीं, आज हमारे देश के सीएम पीएम डीएम बनने वाले वो परिवार खोए हैं। मैं एक बाप हूँ, मैं समझता हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं। यदि मेरे बेटे का ये हाल होता है तो मेरे पे क्या बीतता? आराम कोई। और मैं भी समझती हूँ कि किस प्रकार से मेरे बच्चों का भविष्य आज कतार पे लगा रखा है। आज कहाँ कल्पना हमारी शहराबाद साहब ये है कि मुल्क में लाल बहादुर शास्त्री है। लाल बहादुर शास्त्री का नाम ले रहा हूं मैं, लोहिया जी, लाल बहादुर शास्त्री। कल्पना ये है हमारे पास, कल्पना लाल बहादुर शास्त्री की है। लेकिन बोलो, जरूर बोलो भैया, जरूर बोलो। अब सवाल ये है कि जिम्मेदारी कोई नहीं लेने को तैयार है और सारे लोग कह रहे कांग्रेस है, कोई कहता है कि आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी कहती है बीजेपी है, कांग्रेस कहती है ये दोनों है। भ्रष्टाचार की एक शुरुआत वहां है जहां पे कर्मचारी हैं, जहां पे पुलिस है, जहां पे तमाम सारे लोग एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। क्यों नहीं हुआ एक्शन, ये भी एक सवाल। वहां पे एक यूनिट ये भी है जिसका घर है, उसने घर किराए पे दिया है। हाँ जी, जो रेसिडेंट ने ये काम अलाउ किया एमसीडी के साथ साथ, इंस्टीट्यूट के साथ साथ, वो रेसिडेंट लोग जो अलाउ करते हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए, किसी को नहीं बचना चाहिए। आग लगने के बाद क्या ऑडिटिंग हुई? क्या पूरी हुई? हाई कोर्ट में गया मसला, हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने ये बात कही वहां पे कि ये कोचिंग जो है इन पे ऑडिट होना चाहिए। लेकिन एक्शन प्लान क्या है? अगर एक्शन प्लान नहीं है इसका मतलब है सरकार भी क्या है, और सरकार का मुखिया जेल में बैठा है तो कोई सेकंड अथॉरिटी होनी चाहिए। वैसे भी केजरीवाल जी के पास कोई विभाग था ही नहीं, तो उनसे कोई तब भी नहीं पूछ सकता। अगर वो अंदर होता तब भी कोई नहीं पूछ सकता। कहाँ से आना हुआ? बदायूं से शादाब चौधरी। शादाब जी रोज रोज काहे के लिए आते हैं? देखिए साहब, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, बीजेपी में मैं इतना, देखिए असली बीजेपी का मैं देखो कितना जबरदस्त आदमी है। तो ये काहे के लिए लेके घूम रहे हैं? लेके आया हूँ आपको दिखाने। कुछ काम करिए, कुछ काम करिए, थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा काम, मैं काम बताऊंगा क्या करना है। और ये झोला में लेके ये टिकट लेके ना घूमिए, इससे क्या होगा? टिकट मिल जाएगा आपको। जिस पार्टी का टिकट मांग रहे हैं बीजेपी का, उसमें एड़ी रगड़ जाएंगे आपकी शादाब भाई, ना मिलने वाला टिकट जी। कहां से आना हुआ साहब? मेरा मेरठ से आना हुआ, उत्तर प्रदेश। मेरठ से जी। लेकिन ये कुछ घटना की वजह से मैं कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन एक समस्या मेरठ के लिए है, 1700 बच्ची शिक्षा लेती है लेकिन वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। कहाँ पे? ये राजकन्या इंटर कॉलेज है मेरठ के अंदर। राजकन्या इंटर कॉलेज मेरठ के अंदर? हाँ, वहाँ करीब 2014 से लेकर के अब तक बच्चे नीचे बैठते हैं। और अगर कॉलेज कहाँ पे, मेरठ में कहाँ पड़ता है? मेरठ शहर विधानसभा में पड़ता है, 48 में। मेरठ विधानसभा 48 में जी। कौन सा कन्या विद्यालय? राजकन्या इंटर कॉलेज। राजकन्या इंटर कॉलेज, लड़कियां जमीन में बैठती हैं। और वो कॉलेज की अगर कंडीशन देखी जाए तो इतना अच्छा है बाहर से कि जैसे आलीशान कोई बंगले के अंदर बैठी पड़ी बच्ची। तो लेकिन अंदर क्या हुआ? अंदर वो नीचे बैठती है। तो मेरा, आप वकील हैं? नहीं, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। नहीं, कार्यकर्ता तो है, लेकिन कोई चीज झूठ तो नहीं, मैं मिसरिप्रेजेंट तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं बात करूंगा आपसे। कौन सा मोहल्ला बताया? अहमदनगर, वार्ड नंबर 82। ओष्टमी क्या है और ये विकलांगता का दर्जा, दिव्यांग का दर्जा क्यों चाहते हैं, ये भी एक मुद्दा है। और किसी ने मुझसे पूछा कि क्या वास्तव में 17.5 करोड़ रुपए लगते हैं इस बीमारी में? किसी ने पूछा मुझसे, संदेह हुआ होगा उसको, इसलिए पूछा उसने। लगते हैं। साल में 10 इंजेक्शन कंपनी फ्री देती है, मसल डिस्ट्रॉफी का जो है 10 इंजेक्शन फ्री देती है इंडिया में। वो 17.5 करोड़ का है। सीरीज होंगे, उसमें एक इंजेक्शन नहीं होगा, 3-4 कितने होते हैं इंजेक्शन? सिंगल डोज है। तो वो 10 आते थे हिंदुस्तान में, लेकिन अब वो भी बंद हो गए। जुलाई से वो भी बंद कर दिए, अब नहीं होंगे। तो ये 17.5 करोड़ ही रुपए इकट्ठा करने हैं इसमें, ये ऐसा है। 10 इंजेक्शन कंपनी देती थी, वो भी लॉटरी पे होता था। किसी के बच्चे को अगर मसल डिस्ट्रॉफी हो गया और वो लॉटरी में आ गया उसका नाम, तब तो 17.5 करोड़ का ये फ्री मिलेगा, अन्यथा नहीं। बात आज हमारी हो रही थी ओल्ड राजेंद्र नगर में जो बेसमेंट में पानी, और उसमें 3 होनहार यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे थे वो उस दुर्घटना का शिकार हो गए। इस पर बातचीत हो रही थी। ऑस्टोमी क्या होती है मैं जानना चाहता हूं, इसका ऑपरेशन क्या है, क्यों आप विकलांगता का मांग रहे हैं? मैं थाना से आया हूँ, एनजीओ को कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ।
अष्टमी एक ऐसी बीमारी है जिसके मलमूत्र के रास्ते में कैंसर हो जाता है या अल्सर कोलाइटिस हो जाता है, तो जिंदगी भर के लिए इनके नेचर कॉल को बंद कर दिया जाता है और पेट से डाइवर्ट कर दिया जाता है। ये बहुत ही नरकीय यानी तो बाथरूम और दोनों टॉयलेट पेट से होता है हमेशा, और जिंदगी भर ये लोग बैग लगा के रखते हैं, इसका कोई विकल्प नहीं है। ये दोनों ठीक है दोनों पेशेंट हैं, ये जिंदगी भर ठीक नहीं होना है। और ये विकलांगता का दर्जा आप मांग रहे हैं? विकलांगता का दर्जा मांग रहे हैं। साथ साथ हमने हिंदुस्तान के सभी हॉस्पिटल और डॉक्टरों ने माना है, राइटिंग में दिया है, प्लस अभी 9 फरवरी को हेल्थ मिनिस्ट्री की मीटिंग लगी है, उसमें भी माना गया है, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन पा रही है। मैं सारे कर्मठ लोगों से अनुरोध करता हूं और इनको ये अष्टमी वो है जो अंदर से बाहर की ओर एक मान लीजिए छेद किया जाता है, और वो बड़ा पीड़ा वाला भी है और साथ में लेके जिंदगी भर घूमना है। जी खर्चीला भी बहुत है। कितना खर्चा है? 450 रुपए का एक बैग लगता है, महीने का 6 से 7 लगते हैं। 6 से 7 बैग लगते हैं, अप्रॉक्सिमेटली 4,500-5,000 रुपये। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से आए हैं। जी जी, मैं बात करूंगा एक दिन पूरा इस पे बात करेंगे, डॉक्टर को बुला के इस पे बात करेंगे, लेकिन मैं सोल्यूशन पे जाना चाह रहे थे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आम आदमी पार्टी के। ऐसा कहेंगे 2 लोग आगे नहीं, ये शो में ऐसे ही आ जाइए, बैठिए आराम से आप। हाँ जी, मेरी गाड़ी लेके गए थे, गाड़ी वापस कर। एक ही गाड़ी में चल रहे हैं आजकल आम आदमी पार्टी अब वाले। तो सरकार आपकी 2-2 ले लीजिए। यही करते हैं, पहले गाड़ी नहीं है, बाद में। हाँ जी, बस सोल्यूशन सर सोल्यूशन इसका जो है सिर्फ उसमें ये जो मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम आई है वो ये इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसकी की मेंटेनेंस भी नहीं हो पाई। हाँ। और दूसरा था ह्यूमन एरर मींस जो हमारे वहाँ के ऑफिसर्स वगैरह थे उन्होंने इसको प्रॉपर्ली विजिलेंस नहीं किया। ये 2 ही रीजन से इसके और एक तीसरा भी है। मुझे एक रिटायर्ड सेंट्रल एजेंसी के ऑफिसर ने फोन किया अभी कुछ देर पहले, बोले आप ये शो में क्यों नहीं बोले इतनी देर से कि वहां पर पोस्टिंग कराने के लिए, यानी सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर में नहीं, ऐसी अच्छी जगह जहां पे बढ़िया, जहां समझते हैं ना दूध के ऊपर जो आती है क्या, हाँ, तो वहां पे पोस्टिंग के लिए कितना पैसा खर्च होता है या दिए जाते हैं, इस पर क्यों नहीं बात की? सेंट्रल एजेंसी है जिसके किसी अधिकारी रिटायर्ड हो गए, उन्होंने मुझे फोन किया, बोले इसमें आपको बोलना चाहिए जब आप बात कर रहे हैं हर चीज पे। तो भ्रष्टाचार कहां से कितनी दूर से है, कहां तक है, ये आपको देखना पड़ेगा। तब कहां से आना हुआ आपका? लखनऊ से। क्या नाम साहब? प्रदीप कुमार गुप्ता। गुप्ता जी कैसे आए? आए हैं। अरे मतलब जो काम ना बताया जा सके समझ लीजिए वही मलाईदार वाला काम है। आहा जी, आया जी आम आदमी पार्टी। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुशी की लहर है कि हमारे 3 बच्चों की मौत पे बातें कर रहे हैं। सेंटेंस पूरा करने दीजिए। इनको मौका मिला कि हमको गाली दे सके, हम इनको मौका इसलिए मिला कि हमको गाली दे सके। सेंटेंस पूरा करने दीजिए। ये इनको मौका मिला है कि आम आदमी पार्टी को गाली दें, हमको पीड़ा हो रही है, हमको पीड़ा हो रही है। हम ये चाह रहे हैं कि उन अधिकारियों पे कार्रवाई हो। मैं जानना चाहता हूं कि एलजी साहब के और कमिश्नर के अंदर से क्या साठगांठ है कि हमारी बात बोलते ही भारतीय जनता पार्टी को गाली देने लग जाती है। क्यों गाली दे रहे हैं?